सबसे बड़ी खबर के साथ राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात्रि भोज दिया है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं को डिनर पर बुलाया और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत विधानसभा चुनाव में हारे हुए नेता भी यहां पर मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य नेता भी डिनर में दिखे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट के लिए प्रत्याशी रहे नेताओं से भी सुझाव मांगे, साथ ही संगठन चुनाव को लेकर के भी नेताओं के साथ चर्चा की। इसके बाद सीएम ने नेताओं के साथ डिनर किया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज बीजेपी के नेताओं को डिनर पर बुलाया, उनसे चर्चा की है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री के यात्रा कार्यक्रम को लेकर के बड़ी जानकारी है, जहां पर सीएम भजनलाल का कल का प्रस्तावित कार्यक्रम आ गया है। सीएम कल बेंगलुरु और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। 18 जनवरी को दोपहर 2 बजे जयपुर से रवाना होंगे। शाम 4:15 पर पहुंचेंगे बेंगलुरु। शाम को 4:35 पर पैलेस ग्राउंड वेल्लारी रोड पहुंचने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का प्रस्तावित है। वहीं शाम को 7:30 बजे सीएम पैलेस ग्राउंड वेल्लारी रोड से रवाना होकर के शाम को 7:45 पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रात को 9:50 पर प्रयागराज पहुंचने का कार्यक्रम। रात 10:15 पर राजस्थान सरकार के बनाए गए पैविलियन में पहुंचेंगे। प्रदर्शनी और लेन को भी देखेंगे। इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर, भारत पाक सीमा पर हथियार पकड़ने के मामले को लेकर बड़ी अपडेट है। बीएसएफ और पुलिस ने हथियार बरामद किए। 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 54 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बीएसएफ के डीआईजी, बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा समेत पुलिस और बीएसएफ के आला अधिकारी मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान देता फोन लाइन पर। प्रेमदान, क्या अपडेट? कहना चाहूंगा कि अपने आप में बड़ा मामला है कि बॉर्डर पार से हथियार आने की अभी तक की सूचना है, और जिस तरीके की पिस्टल मिली है ये अपने आप में अत्याधुनिक पिस्टल है, जो कि अभी तक बीएसएफ, आर्मी और अभी तक पुलिस के पास में भी इस तरीके की पिस्टल अवेलेबल नहीं हुई। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें 8 मैगजीन है और 54 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पुलिस और बीएसएफ ने इस पूरे मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि कल सुबह आईजीपी जो है वो भी बाड़मेर पहुंचे हैं, तो डीआईजी भी बीएसएफ के वो मौके पर पहुंचे हैं। जब्त की गई है, और कौन व्यक्ति है जो इसके पीछे जिसने ये हथियार मंगवाए हैं, इस पूरी चीज मामले की अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल प्रेमदान, और जिस तरह से कार्रवाई हुई है और हथियार पकड़े गए हैं, इसके बाद ये संभावना और बढ़ गई है कि न केवल सीमा पार से हथियार आ रहे हैं, बल्कि सीमा के इस तरफ से भी कुछ लोग विभीषण हैं जो इन हथियारों का गोरख धंधा यहाँ पर करते हैं। देखिए, इसमें तो साफ तौर से जाहिर है कि बॉर्डर पार से अगर इस तरीके से हथियार आ रहे हैं तो इसमें कोई न कोई विभीषण हमारे इस साइड का भी है जो मंगवा रहा है इस तरीके का, और देश की सुरक्षा के अंदर सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की है और इस तरीके के हथियारों की खेप को पकड़ा है। लेकिन नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने लव कुश वाटिका में पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ पौधारोपण किया, और इस दौरान संजय शर्मा ने कहा कि अलवर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जा रही है। बजट आवंटित किया गया और इसी तरह साइंस पार्क विज्ञान नगर में बन रहा है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सीएम ने अलवर को काफी कुछ दिया, और इस बार जो बजट पेश हो रहा है उसमें भी मुख्यमंत्री पूरी तरह अलवर को काफी सौगात देंगे। सरिस्का में बाघों को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान में टाइग्रेस की कमी है। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में बात की गई है, वहां से टाइग्रेस को लाया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। शीघ्र ही सरिस्का में फीमेल टाइगर्स लाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आप हमसे वार्ता कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उन्होंने हम सबको एक नवाचार के तहत निर्देशित किया था कि हमें अपने जीवन में कोई ना कोई नया नवाचार करना चाहिए, और विशेष रूप से पौधा लगाने के लिए पर्यावरण को शुद्धिकरण को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा संदेश हम सबको दिया था। और जिस दिन 17 तारीख को सचिवालय में जाके मैंने विधिवत कार्यभार ग्रहण किया, तो कार्यभार ग्रहण करते ही सबसे पहला काम मैंने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा सचिवालय में स्थित है उसके पास मैंने एक पौधा लगा करके अपना विधिवत वन विभाग का जो कार्यकाल था उसकी विधिवत मैंने शुरुआत करी।
उधर समरावता थप्पड़कांड और उपद्रव मामले की प्रशासनिक जांच कर रहे अजमेर संभागीय आयुक्त आज टोंक जिले के दौरे पर है, जहां सर्किट हाउस में संभागीय आयुक्त महेश शर्मा, आईजी ओम प्रकाश ने जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और एसपी विकास सांगवान से मामले से जुड़ी रिपोर्ट ली है। साथ ही अन्य अधिकारियों से भी मामले में फीडबैक लिया और इस दौरान समरावता मामले से जुड़े लोग सुनवाई में शामिल नहीं हुए। दरअसल समरावता के लोग प्रशासनिक जांच का विरोध कर रहे हैं और न्यायिक जांच की मांग के साथ ही नुकसान की भरपाई करने की मांग भी लगातार कर रहे हैं। उसकी प्रशासनिक जांच की जा रही है। इसमें जो भी उस घटना से संबंधित प्रभावित व्यक्ति हैं, हितबद्ध व्यक्ति हैं, कोई पक्षकार है या कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति भी अपने यदि आकर के बात बताना चाहे, बयान देना चाहे, शपथ पत्र देना चाहे, प्लस प्रशासन के अधिकारी जो वहाँ पे मौजूद थे मौके पे, पुलिस के अधिकारी जो वहाँ मौजूद थे, तो मैंने और डीआई साहब ने आकर के उनके साथ चर्चा की है। अधिकारियों से हमने सारा फीडबैक लिया है, इनका रिकॉर्ड देखा है और भी अभी एक दो बार आना पड़ेगा, आकर के देखेंगे। इधर समरावता कांड पर कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल ने बड़ा ऐलान किया है। प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि समरावता कांड को लेकर विधानसभा का युवा घेराव करेंगे। प्रहलाद गुंजल ने 24 जनवरी से पहले समरावता कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर अल्टीमेटम भी दिया है। मिलेगी सहमत है सब लोग इससे? पक्की बात? और 24 तारीख को आप लोग खाली नहीं लौटाएंगे। संघर्ष की तारीख और उस पर पीछे मत हटना। आर पार का जंग हो जाए, इसके लिए तैयार हो जाना। तो बहुचर्चित गोपाल फोगाट हत्याकांड मामले को लेकर कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। मामले में एक और दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये महेंद्र बराला दोषी पाया गया, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हत्या के मामले को लेकर 5 अप्रैल 2006 को गोपाल फोगावट की हत्या की गई थी। जाट महासभा के जिला अध्यक्ष थे गोपाल फोगावट और अन्य आरोपियों को भी 2011 में ही दोषी करार देकर के सजा सुना दी गई थी। महेंद्र बराला उस वक्त पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था और इसके बाद इस मुलजिमान को कोर्ट ने सजा सुनाई है। गोपाल फोगावट हत्याकांड में आरोपी महेंद्र बराला को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय क्रम संख्या 2 माननीय सत्य प्रकाश जी सोनी द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में परिवादी मनोज बाटर द्वारा दिनांक 5/4/2006 को पुलिस थाना कोतवाली सीकर में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई गई थी कि दिनांक 5/4/2006 को 2 बोलेरो गाड़ियों में 14-15 लोग भरकर एसके कॉलेज के सामने वाली गली शेवनाथ टेलर की दुकान में हाथों में हथियार लेकर घुसे और गोपाल फोगावट को पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी गई। देश के कई जिलों में पटवारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर उतराए और पटवारियों ने कलेक्ट्रेट और तहसीलों में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पटवारियों की मांग है कि सरकार गिरदावरी के लिए सर्वेयर नियुक्त करने का आदेश वापस लें। इसके साथ साथ जो पहले समझौता हुआ था उसे लागू किया जाए। सरकार की ओर से समय रहते मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। झुंझुनू में करीब 300 पटवारी हड़ताल पर चल रहे हैं। हड़ताल के चलते अब तक लोगों को नामांकन खुलवाने, गिरदावरी करवाने, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सत्यापन करवाने समेत कई कामों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख मांगे हैं, जैसे वैसे तो 9 मांगे हैं पर प्रमुख मांगे हैं। एक तो गिरदावरी ऐप में संशोधन, सरकार सर्वे नियुक्त करना चाहती है। हम चाहते हैं कि हम पटवारी खुद ही गिरदावरी करना चाहते हैं। और दूसरा, हमारे 1035 पटवार मंडल सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी पर उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की और हमारी डीपीसी लंबित है 2 साल से और संसाधन नहीं है। सरकार ने 2 बार बजट में घोषणा कर दी कि संसाधन देंगे पर अभी तक सरकार द्वारा बहुत सारा काम ऑनलाइन कर दिया गया। पटवारी को कोई संसाधन अभी तक नहीं दिया गया। झुंझुनू तहसील के पटवारी भी अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। पटवारियों की 9 सूत्रीय मांगों के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक गवर्नमेंट इन हमारी मांगों के ऊपर अमल नहीं करती है तब तक अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे, जिसमें से मुख्य मांग डीपीसी गिरदावरी के अंदर और हमारे जो फील्ड के भत्ते वगैरह हैं वो बढ़ाने के लिए मुख्य मांगे हैं। पटवारी तब तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक मुख्य मांगे नहीं मानी जाती। जो सरकार से पिछले करीब
गिरदावरी के दौरान उसके बीच में हमारा समझौता हुआ था। सरकार ने उस गिरदावरी के अंदर कुछ संशोधन के लिए सरकार से लिखित समझौता हुआ, मौखिक समझौता हुआ था, लिखित नहीं हुआ था। तो इस गिरदावरी में संशोधन किया जाना जरूरी है। और उसमें सभी नौ सूत्री मांगे थे। 9 सूत्री मांगों पर सरकार ने आश्वासन देकर हमें आंदोलन रद्द कर दिया था और सभी कार्य सुचारू रूप से शुरू हो गए थे। इस प्रकार से गिरदावरी में सर्वे नियुक्त करना और जो नील कसूरी गिरदावरी का ऑप्शन खत्म करना, ये काफ़ी समस्या है। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग ने 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में कई जगह पर घना कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते एक बार फिर से पारा लुढ़क गया है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सितम। कई जगहों पर छाया घना कोहरा। पहाड़ों पर बर्फबारी से लुढ़का पारा। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को ठिठुरा दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जिलों के न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही कई जिलों में शीतलहर चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। सर्द हवाओं के चलते माउंट आबू के पर्वतीय स्थल गुरु शिखर के मैदानी क्षेत्र में बर्फ जमी है। गुरु शिखर के मैदानी इलाके अचलगढ़ मैदान और होटल के बाहर जमी बर्फ देखने को मिल रही है। यहाँ तापमान जमाव बिंदु पर है। इस मौसम में भी पर्यटकों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ही अच्छा मौसम है। मैंने भी इस मौसम में पहली बार ऐसा बर्फ का नजारा देखा है कि पूरी चादर से पट गई है बर्फ की। एक तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। मैं तो घर वालों को भी दिखा रही हूँ कि देखो माउंट में बर्फ जमी है। राजस्थान में शीतलहर से ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 24 जिलों में जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं जैसलमेर, पाली, जोधपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, जालौर में मौसम साफ रहेगा। लेकिन झुंझुनू में सर्दी का सितम आम जनजीवन को परेशान कर रहा है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में कोहरा छाया रहा। सर्द हवाओं के चलते गलन और ठिठुरन बढ़ी। पिलानी मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी से बचने के लिए अलाव और हीटर का सहारा लिया जा रहा है। राजसमंद में शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। आसमान में बादलों ने डेरा जमाया है और सर्द हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक यही स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के उपाय करने चाहिए। श्री गंगानगर घने कोहरे की चादर में लिपटा दिखा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई, जिसकी वजह से वाहन चालक परेशान नजर आए। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे। सर ठंड तो बहुत ज्यादा है और चाय और ये आग यही सारा बनी हुई है सर। कल से बस कुछ कम है, कुछ मतलब थोड़े मोटी 19-20 का फर्क है सर। वैसे तो ठंड बहुत ज्यादा है। कोहरे का असर श्री गंगानगर आने जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। नांदेड़ श्री गंगानगर सुपरफास्ट ट्रेन 3 घंटे की देरी से चल रही है, जबकि दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर सुपरफास्ट ट्रेन 2 घंटे की देरी से चल रही है। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर सहित पड़ोसी राज्य पंजाब, दिल्ली और उत्तर भारत में पड़ रहे घने कोहरे की वजह से न केवल सड़क यातायात प्रभावित है, बल्कि रेलों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। श्री गंगानगर जंक्शन से चलने वाली तकरीबन आधा दर्जन ट्रेनें 10 मिनट की देरी से लेकर 3 घंटे की देरी तक चल रही हैं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप बना है, जो आने वाले दिनों में जारी रहेगा। ऐसे में मौसम विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
कहते हैं कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती और चाहे मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी, सभी प्रेम की भाषा को आराम से पहचान जाते हैं। बीकानेर में वन विभाग के कर्मचारी सीताराम के साथ भी पशु पक्षी कुछ ऐसे ही प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। बेजुबान के साथ अनोखा व्यवहार, चकित है वन्य जीव प्रेमियों का संसार। लोग दे रहे संवेदनशीलता की मिसाल, अनोखी दोस्ती की अनकही कहानी। भावनाओं को शब्दों की जरूरत नहीं होती, ये हम नहीं बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। तोते से इंसान की आत्मीयता जग जाहिर है, तभी तो लोग उन्हें अपने घर में पालते हैं, राम राम रटना सिखाते हैं। लेकिन तोते से ऐसा अपनत्व शायद ही कभी देखा गया। अब हिरण से पशु प्रेमी का अनुराग देखिए। यकीन नहीं हो रहा है ना? ये वही हिरण है जो इंसान की हल्की सी आहट पाते ही हवा से बातें करने लगती है। प्रेम के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो पाता, कोई नहीं। जी हाँ, रेस्क्यू सेंटर में बेजुबानों से इंसान की दोस्ती जमाने को हैरान कर रही है। लेकिन ये आत्मीयता पनपी कैसे? दरअसल मुश्किल वक्त में की गई मदद यादगार बन जाती है। तभी तो सेंटर के प्रभारी सीताराम में बेजुबान अपना हमदर्द, अपना मसीहा देखते हैं। सीताराम का इन पशु पक्षियों से ऐसा नाता जुड़ गया है कि वो आवाज सुनते ही उनके पीछे खींचे चले आते हैं। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठकर खाना खाता हो, वैसे ही ये पक्षी सीताराम के शरीर पर बैठकर खाते हैं। कुछ तो उनके साथ खेलते भी हैं। खाना खिलाने की, उनकी देखभाल, उनका ट्रीटमेंट की मेरी जिम्मेवारी है। तो मैं ये कार्य जो मेरा सबऑर्डिनेट उनके साथ करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि मेरा उनसे खासकर जुड़ाव रहता है। तो ये मतलब मेरे साथ एज ए फ्रेंड की तरह, आपको जो वीडियो में दिख रहे थे वो मतलब ऐसे लगते हैं कि जैसे मतलब ये मेरे फैमिली रहो, क्योंकि मैं इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ और ये मेरी हॉबी भी है और मेरा पर्सनल मतलब ये इंटरेस्ट भी है। इसलिए सर ये जो जितने भी जानवर है वो मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है मेरे साथ। वन विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि वन्य जीव भी संवेदनशील होते हैं, जो व्यक्ति की भावनाओं को समझते हैं। जब कोई उनकी सेवा करता है तो वो भी उससे प्रेम करने लगते हैं। पशु या जानवर जो वन्य जीव हैं वो भी संवेदनशील होते हैं और व्यक्ति की भावनाओं को समझते हैं। अस्थायी रेस्क्यू सेंटर में ऐसे वन्य जीव आते हैं जो घायल हो गए हैं किसी कारण से, या फील्ड में ऐसी अवस्था में मिले हैं कि वो चल नहीं रहे हैं, उनका मूवमेंट खत्म हो गया है। तो लोग हैं वो कई बार सूचना दे देते हैं वन विभाग को, अथवा कई बार स्वयं भी लोग लाके और वन्य जीव मंडल को हमें सौंप देते हैं। तो उनकी देख रेख का काम है, उसका प्रभार है वो सीताराम जी के पास है। प्रभारी हैं वो अस्थायी रेस्क्यू सेंटर के, और वो बड़े ही संवेदनशीलता के साथ और भावनात्मक रूप से उन वन्य जीवों के साथ जुड़ के उनके उपचार का कार्य करवाते हैं। कहा गया है हित अनहित पशु पक्षी जाना, यानी पशु पक्षी भी अपनी भलाई बुराई समझते हैं। इसलिए सभ्य समाज को उन बेजुबानों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। तो वहीं महाकुंभ नगर के सेक्टर संख्या 25 पर डोम सिटी के बगल में राजस्थानी स्वाद को लेकर के एक राजस्थानी ढाबा मौजूद है। महाकुंभ में आने वाले राजस्थान से श्रद्धालुओं के लिए इस बार संगम की धरती पर राजस्थानी जायका लेकर उतर चुके राजस्थान के दीपक, जिसमें राजस्थान का हर प्रकार का व्यंजन है वो राजस्थान से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने को मिल रहा है। बात की जाए ढाबा के यहाँ पर पूरी रूपरेखा की, तो राजस्थानी अंदाज का खूब ख्याल रखा जा रहा है। खिलाऊंगा यहाँ पर राजस्थानी दाल बाटी, गट्टे की सब्जी, लहसुन की चटनी, वो मावे की कचौरी हो गई, दाल की कचौरी, प्याज की कचौरी, और सारा मतलब घेवर वगैरह सारा यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ। पहले तो सबसे पहला काम है साफ सफाई का। सबसे साफ सफाई में काम होगा और प्योर हाइजीनिक काम होगा। सारा जो घी यूज होगा वो भी देसी घी में सारा बना जाएगा। और जो घेवर वगैरह जो बनता है राजस्थान का मशहूर है, वहाँ का प्रसिद्ध है, वो भी यहाँ पे मिलेगा। 24 घंटे की चलता है, डे नाइट चलता है, तो मैं वो सुविधा भी यहाँ पे करूँ। पूरा राजस्थानी थीम में दाल बाटी, गट्टे की सब्जी हो गई, चटनी हो गई, घेवर हो गया, मिर्ची बड़ा हो गया, प्याज की कचौरी हो गई। भजनलाल सरकार ने ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाने के बजाय अधिसूचना जारी कर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया और इसके साथ ही प्रदेश की सरकार पंचायती राज संस्थाओं के बाद अब शहरी निकायों का पुनर्गठन भी करेगी। पुनर्गठन को लेकर 4 मंत्रियों की कमेटी रिव्यू करेगी।
सरकार ने बढ़ाया सरपंचों का कार्यकाल। सरपंचों को मिली पंचायत प्रशासकों की जिम्मेदारी। शहरी निकायों के नए सिरे से पुनर्गठन की तैयारी। 4 मंत्रियों की कमेटी करेगी रिव्यू। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया। काफी वक्त तक मंथन के बाद सरकार ने फैसला लिया। हालांकि इसकी मांग सरपंच संघों की तरफ से काफी वक्त से हो रही थी। सरपंचों को प्रशासक बनाकर पंचायतों का संचालन करने का आदेश जारी किया गया है। अकेले जनवरी महीने में ही 6,759 सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। दरअसल भजनलाल सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन के कंसेप्ट के तहत पंचायतों के चुनाव भी एक साथ करवाना चाहती है। सरकार को इस रणनीति से प्रशासनिक कामों के भी आसान होने की उम्मीद है। सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्रशासकीय कमेटी बनेगी। इसमें उप सरपंच और वार्ड पंच मेंबर होंगे। गत गहलोत सरकार के अंदर केवल और केवल राजनीतिक जुड़ावाओं से गहलोत सरकार में पंचायतों का चुनाव 3 बार में 4 बार में कराया गया और इसी प्रकार से नगर निगम के चुनाव जो हैं, नगर निगमों को बांटा गया, चुनाव कई बार में कराया गया। उसके कारण से पूरे राजस्थान की प्रशासनिक मशीनरी के बहुत बड़ा फर्क पड़ा और मैं समझता हूं कि माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व के सरकार ने ये बहुत अच्छा निर्णय किया है। भजनलाल सरकार शहरी निकायों का पुनर्गठन करने जा रही है। नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव करने की भी तैयारी है। इसके लिए 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक बनाया गया है, जबकि मंत्री सुरेश सिंह रावत, संजय शर्मा और गौतम कुमार को सदस्य बनाया गया है। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करा, संविधान का उल्लंघन करा और चुनाव नहीं करवाए और अब संभावित विरोध को देखते हुए इस तरह का ये निर्णय लिया है कि जो सरपंच हैं वही प्रशासक होंगे, लेकिन उनकी शक्तियां क्या होगी, कौन प्रस्ताव भेजेगा, विकास के कार्य के लिए बजट आवंटित कैसे होगा, इस बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया। केवल और केवल चुनाव टालने की जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया है। प्रदेश में ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समितियां और जिला परिषदों के पुनर्गठन का खाका तैयार हो गया है। जानकारी की माने तो 20 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का काम होगा। इसके अलावा कमेटी लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेगी जो इलाके, नगर पालिका, नगर परिषद या शहरी निकाय बनने के मापदंडों को पूरा नहीं करते, उनमें छूट देने के लिए भी कैबिनेट सब कमेटी को अधिकृत किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार ने पंचायत चुनाव टालने का फैसला क्यों लिया। 1 स्टेट 1 इलेक्शन से पहले पंचायत चुनाव में गैप मिटाने की कवायद। प्रदेश में 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। सभी पंचायतों का कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा हो रहा है। एक साथ चुनाव करवाने के लिए प्रशासन लगाने जरूरी थे। 6,759 ग्राम पंचायत का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है। 704 पंचायत का कार्यकाल मार्च में पूरा हो रहा है। 3,847 पंचायत का कार्यकाल सितंबर-अक्टूबर में पूरा हो रहा है। गैप को कम करने के लिए प्रशासन लगाने का फैसला किया है। बहरहाल सरकार ने फैसला तो कर दिया है, लेकिन चुनौतियां कई हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।